की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के एनालिसिस आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे। कुछ एनालिसिस जो सलाइवा सैंपल के होंगे वो क्वालिटेटिव होंगे और कुछ क्वांटिटेटिव होंगे। फिलहाल आज जो है, आज हम कलेक्शन की बात करेंगे सलाइवा की, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सलाइवा सैंपल की जब भी आप किसी भी सैंपल की बात करो तो सबसे पहले उसकी कलेक्शन आती है कि आपने कलेक्शन किस तरह से करनी है। सलाइवा के ऊपर आपको इतना डाटा भी नहीं मिलता, क्योंकि ये एक कॉमनली कलेक्टेड सैंपल नहीं है। कुछ चीजें होती है ना जो कॉमनली सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, जस्ट लाइक यूरिन है, आपके पास सीरम है, ये उस तरह से कॉमनली कलेक्टेड सैंपल में नहीं आता। और इसका एनालिसिस भी बड़ा स्पेसिफिक कह लो हो जाता है। कुछ चीजें होती हैं जो डायरेक्टली आपको किसी न किसी एलिमेंट, किसी न किसी डिजीज के साथ लिंक करवाती हैं। सलाइवा जहां तक है उसका इतना डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है काफी सारी चीजों से। मतलब अब बात एग्जांपल के तौर पे कि आप सीरम लेते हैं, किसी भी डिजीज वगैरह के लिए आप सीरम लाजमी लेते हैं, क्योंकि सीरम डायरेक्टली इफेक्ट होता है। सीरम में एंटीबॉडीज आ जाएंगी, सीरम में एंटीजन आ जाएगा, सीरम में और एंजाइम्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। इस तरह ही यूरिन भी है। स्लाइवा जो है वो उस तरह से अफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये इतना कॉमन नहीं है और इतना डाटा इस पे अवेलेबल नहीं है। खैर, कलेक्शन ऑफ स्लाइवा की जब बात करें तो हमारे पास तीन मेथड्स आते हैं। फर्स्ट है स्पंज मेथड, फिर है इसोफेजियल फिस्टुलेशन एंड कैनुलेशन मेथड। स्पंज मेथड, उसका नाम भी इंडिकेट कर रहा है स्पंज यूज होना है इसमें। स्पंज आपको पता है फॉर्म सा होता है जिसके अंदर एयर स्पेसेस बहुत सारी होती हैं। अब करना क्या होता है, हमने एक स्पंज लेना है, एनिमल को रिस्ट्रेन करना है, उसका मुंह भी हमने रिस्ट्रेन करना है, मुंह बंद रखना है। जो उसका चीक पैच बनेगा और चीक पाउच बनेगा, चीक और टीथ के दरमियान का जो एरिया होता है ना, चीक पाउच सा बनता है वो, उसके अंदर आपने वो स्पंज को प्लेस करना है। स्पंज अगर आप माउथ की तरफ लेकर जाए, जहां मतलब टीथ की तरफ लेके जाए, तो चांसेस है कि एनिमल च्यू करे, स्वालो कर ले, उसकी वजह से। तो हम उसको चीक पाउच में प्लेस करते हैं, एनिमल को रिस्ट्रेन नहीं रखते हैं। वो चीक पाउच में पड़ा पड़ा आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करता है सलाइवा, और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो आपने इसको बाहर निकाल कर स्क्वीज करना, तो उसमें से आप कंटेनर में ले सकते हैं फिर सलाइवा सैंपल। ये सबसे बेहतर मेथड है क्योंकि इसमें कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इन्होंने एक जो शेप अगर देखो, बड़ी कन्वीनियंट सी शेप है। जो स्पंज की जो इन्होंने ली है, थोड़ा सा लंबाई रुख की तरफ है, जिस तरह एक पेन सा या इस तरह की चीज होती है। अगर आप किसी और शेप का लेंगे, जारी बात है वो चीक पाउच में प्लेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसोफेजियल फिस्टुलेशन। इसोफेजियल फिस्टुलेशन जो है, उसमें फिस्टुला जो होता है ना, वो किसी भी हॉलो ऑर्गन में अगर हम होल करें, सुराख कर दें, तो हमें उसको हम फिस्टुला कहते हैं। आगे जाके आप लोगों ने न्यूट्रिशन के अंदर भी पढ़ोगे, रिमिनल फिस्टुलेशन बड़ी कॉमनली यूज की जाती है टेक्निक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस या ट्रायल्स वगैरह के अंदर। अब उसमें फिस्टुलेशन में हम क्या करते हैं, हम एक होल करते हैं और उसके अंदर कैनोला प्लेस करते हैं ताकि उससे सैंपल कलेक्ट कर सके। अब एनिमल ने जब भी स्वेलो करना है तो वो सारा इसोफेगस से गुजरना है। जितना सलाइवा प्रोड्यूस होता रहेगा वो आप इसोफेगस से जो गुजर रहा है वो आप कलेक्ट करते रहोगे। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि इसमें एनिमल को हमने फीड नहीं कराना, क्योंकि जाहिर बात है वो फीड भी फिर आपके कैनोला वगैरह में आ जाएगी। इसमें इस प्रोसीजर को इतना प्रेफर नहीं किया जाता,
क्योंकि ये इन्वेसिव, आप देखो मतलब आपने एक सुराख सा बना दिया, होल सा बना दिया इन ईसोफेगस, जाहिर बात है एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फिर इस दौरान में हम जो है स्टिमुलेट कर सकते हैं स्लाइवा प्रोडक्शन को यूजिंग डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स। रेगुलेशन ऑफ स्लाइवा आप लोगों ने थ्योरी के अंदर पढ़ी होगी। एसिटाइल कोलिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एसिटाइल कोलिन जो है वो स्टिमुलेट करता है स्लाइवा प्रोडक्शन को फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। कैनुलेशन मेथड इन्वेसिव प्रोसीजर ये भी है, लेकिन कंपैरेटिवली इट इज लेस इन्वेसिव देन फिस्टुलेशन। इसमें हमने हाल डाइसेक्ट करना और उसमें से डायरेक्टली हमने कैनुला पास करके उसमें से हमने सैंपल कलेक्शन करनी। इन्वेसिव ये भी है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। तो इस इन तीनों में सबसे बेहतर मेथड हमारे पास जो है वो स्पंज मेथड ही बचता है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सैंपल में आप जब देखते हैं तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, लाइक कलर है, स्मेल है, इवन आप टेस्ट भी आता है। अब मिल्क सैंपल है आपके पास, उसमें आप टेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके अलावा पीएच वगैरह भी हम उसको फिजिकल या फिजियोकेमिकल में हम उसमें डाल सकते हैं। ऑल दो फिजिकल प्रॉपर्टी तो नहीं है उसकी, केमिकल प्रॉपर्टी जो आप लोग चेक कर सकते हो। बच्चों नेट का इशू है, एक मिनट दोबारा कनेक्ट करता हूँ मैं इसको। हाँ जी, तो इसके अंदर मेनली हम कलर चेक करते हैं। स्मेल भी आ सकती है, कीटोन बॉडीज वगैरह की स्मेल जो है बड़ी क्लियर हमें महसूस होती है, लेकिन मेन चीज इसमें कलर बचता है। फिर इन सैंपल्स में हम वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। अब वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस जो है वो देखो, अब मिल्क के अंदर वॉल्यूम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यूरिन के अंदर वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस है कि एनिमल कितना वॉल्यूम जो है यूरिन का वो पास कर रहा है। क्योंकि वो एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, वो ज्यादा बने या कम बन रहा है वो चीज आप रिलेट कर सकते हो। जबकि स्लाइवा प्रोडक्शन जो है, ऑल दो इसकी अमाउंट भी मैटर करती है, लेकिन उतनी उस तरह से आप उसको रिलेट नहीं कर सकते स्लाइवा सैंपल की, स्लाइवा की जो वॉल्यूम है। फिर रूमिनेंट्स वगैरह जिस तरह हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, और क्लियरली आप इसकी प्रोडक्शन इतने आराम से ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। रूमिनेंट्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा 100 से 200 लीटर जो है सलाइवा प्रोड्यूस होता है पर डे। स्मॉल एनिमल्स में कम है। रूमिनेंट की क्योंकि रिक्वायरमेंट अपनी है, रूमिन के अंदर उसको जो पीएच को जो है वो चेक में रखना होता है। अगर सलाइवा रूमिन के अंदर जाना बंद हो जाए, तो ब्लॉकेज आ गई है, सलाइवा प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो रूमिन के अंदर बहुत जल्दी एसिडोसिस डेवलप होना स्टार्ट होता है, क्योंकि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हो रही होती है, आपको पता है।
वो एसिड प्रोडक्शन होती है उसके अंदर, तो पीएच एकदम से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो वॉल्यूम जो है वो इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक लिमिट तक स्लाइवा में भी। पीएच जो है स्लाइवा की वो 6.2 से 7.6 तक तकरीबन होती है। अब इसके अंदर वेरिएशन आ सकती है, वेरिएशन विद इन दिस रेंज, डिपेंडिंग ऑन डाइट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ सैंपल कलेक्टेड। ये चीजें उसको अफेक्ट करती हैं। किस टाइम सैंपल लिया, फीडिंग से पहले, फीडिंग के बाद, सीजन किस तरह, एनवायरनमेंट किस तरह का, ड्राई था या बिल्कुल नॉर्मल था, अच्छा एनवायरनमेंट था। अगर गर्मी है तो जाहिर बात है उसके अंदर फर्क आता है, स्लाइवा प्रोडक्शन के ओवरऑल थर्मोरेगुलेशन के साथ उसको इफेक्ट होता है। इसके बाद एक चीज मेन इफेक्ट करती है टाइप ऑफ डाइट। टाइप ऑफ डाइट में अब कार्निवोरस एनिमल्स हैं, वो मीट की तरफ मीट खाते हैं। दूसरी तरफ आपके पास हर्बीवोरस एनिमल्स है जो कि प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन। दोनों की पीएच का थोड़ा फर्क आता है। कार्निवोरस में देखी गई है थोड़ी सी एसिडिक की तरफ जाती हुई, हर्बीवोरस में थोड़ी सी अल्कलाइन की तरफ जाती हुई देखी गई है। तो ये डाइट, उसके अलावा डाइटरी पैटर्न जो है वो चीजों पे पीएच वेरी कर सकती है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन भी क्या मतलब बाकी एनिमल्स भी आ सकती है। ओरल हाइजीन, लेकिन ओरल हाइजीन एनिमल्स का हिसाब फर्क है, हम लोग दांत साफ वगैरह करते हैं तो हम लोगों का हिसाब फर्क होता है। लेकिन ओरल हाइजीन में, या आप उसको कह लो कि ओरल माइक्रोफ्लोरा जो है उसकी डेवलपमेंट पे भी, उसके उसके साथ भी लिंक करती है पीएच। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है, एक रेशो होती है डेंसिटीज बेसिकली मालूम करने के लिए। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए तकरीबन होती है 1.003 टू 1.005 तक। अब डिटेक्ट किस तरह करनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी? ऑल्दो इट्स अ रेशियो बिटवीन वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ व्हाटएवर सैंपल यू हैव, हमने वेट का कंपैरिजन करेंगे। वाटर का वेट है स्टैंडर्डाइज्ड, वाटर का 1 ग्राम जो है, सॉरी 1 ml जो है वाटर का, उसका वेट होता है 1 ग्राम, या 1 लीटर जो होता है उसका वेट होता है 1 kg प्योर वाटर। अब जब उसमें हम चीजें ऐड करना शुरू हो जाए तो उसके वेट में डिफरेंस आ जाएगा। तो हम जब भी कोई सैंपल, अब हमारे पास जितने बॉडी फ्लूइड्स भी हैं वो सारे वाटर बेस्ड हैं, उसमें चीजें एडेड है ना, प्रोटीन्स एडेड हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एडेड हैं, कोई सेल एडेड है, लाइक ब्लड है उसमें सेल्स भी हैं। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ चीजें एडेड हैं, ग्लूकोज वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं। तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस आ जाएगा, प्योर वाटर नहीं रहा। तो उसको कंपैरिजन हम उसका करेंगे वाटर के साथ, तो उस कंपैरिजन को हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हाइड्रोमीटर, सिलेंड्रिकल जार एंड सलाइवा सैंपल। हाइड्रोमीटर हमारे पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो मैं तुम लोगों को ये दिखा भी दूं। चलो बाद में दिखाता हूँ। हाइड्रोमीटर हमारे पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ट्यूब सी होती है और उसके ट्यूब के एंड पे एक वेट सा लगा होता है। तो वो जब हम डिप करते हैं किसी भी सैंपल में वाटर में, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल उसमें जो है वो स्टे करता है। वेट इतना होता है कि वो सिंक भी नहीं करता, वो फ्लोट करता है। और जो ट्यूब वाला पार्ट है वो एक्चुअली वो वाटर लेवल के साथ ऊपर नीचे होता है। वेट जो है वो थोड़ा सा अंदर होता है वाटर लेवल से। और हाइड्रोमीटर की जगह उसको अक्सर लैक्टोमीटर भी कह दिया जाता है, बिटारोमीटर भी कह दिया जाता है। इसके अलावा भी आपको शायद कई नाम मिले उसके, क्योंकि वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री से मुराद वो आपके मिल्क इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, स्पेशली जो आपके फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं, जब वो मिल्क के उसमें छापे वगैरह मारते हैं, तो वहां पर मेजर करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको इस्तेमाल किया, तो उसको इसलिए लैक्टोमीटर भी कहा जाता है। फिर जो ब्रूरी इंडस्ट्री है, वाइन प्रोडक्शन की इंडस्ट्री, ऑल दो पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों में, लेकिन उसके अंदर भी ये अल्कोहल वगैरह जो उसमें प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन से,
उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए, वाइन की या जो भी ड्रिंक है उसकी मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो ये एक कॉमनली यूज प्रोसीजर है आज भी, मतलब ये नहीं कि ऑल दो पुराना प्रोसीजर है, लेकिन ये चीज आज भी फील्ड कंडीशन में इस्तेमाल होती है फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। प्रोसीजर इसका सिंपल है कि हमने एक जार के अंदर सैंपल लेना है। अब सैंपल अगर हम मतलब साफ बात करें तो स्लाइवा सैंपल आप इतना इकट्ठा तो नहीं कर सकते कि आप उसको सिलेंड्रिकल जार के अंदर डालो। रूमिनेट्स में पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है इतना ज्यादा अमाउंट सलाइवा की इकट्ठी करना। लेकिन चलो एक प्रोसीजर के थ्रू हम गुजर रहे हैं। यहाँ सैंपल आप कोई भी ले लो, यही चीज रिपीट भी होनी है आगे मिल्क के टेस्ट में भी और यूरिन के टेस्ट में भी, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेथड वही है। तो आपने एक सिलेंड्रिकल जार में सैंपल लेना है, हाइड्रोमीटर को बड़े आराम से उसके अंदर हमने डिप करना होता है, ऊपर से छोड़ नहीं देना, वो उसकी रीडिंग फिर सही नहीं आती। वॉल्स के साथ टच ना हो, बेस के साथ टच ना हो, आपने बड़े आराम से उसको वाटर के अंदर डिप छोड़ देना है। वो खुद ही उसको फ्लोट करके अपने आप को स्टेबल करेगा। स्टेबल करेगा तो जो उसका ट्यूब पार्ट होगा जो कि पानी से थोड़ा सा बाहर होता है, स्टिक कर रहा होता है, उसकी रीडिंग पढ़नी है हमने ऊपर, कि उसकी किस रीडिंग के ऊपर वाटर लेवल आ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड है। तो अगर हम प्योर वाटर में उसको डिप कर देंगे तो प्योर वाटर की वजह से उसका जो आंसर है हमारे पास फाइनल वो 1 आना चाहिए उसकी रीडिंग। उसकी रीडिंग के साथ आगे हम एडजस्ट करते हैं फॉर्मूला। तो डिफरेंट सैंपल्स में जब आप डालोगे तो उसकी रीडिंग फर्क आएगी डिपेंडिंग ऑन द सैंपल, उसकी कंसेंट्रेशन के ऊपर। तो हम जो रीडिंग पढ़ते हैं हाइड्रोमीटर के ऊपर या लेक्टोमीटर के ऊपर, उस रीडिंग को हम छोटे से एक फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं। हमने करना है कि हमने उस रीडिंग को डिवाइड करना है 1000 से और कर देना है +1, क्योंकि बेस रीडिंग जो होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वो हमारे पास 1 आएगी। 1 वाटर की है स्टैंडर्डाइज। तो वाटर बेस्ड जो भी चीज होगी उसकी डेंसिटी वाटर से कम नहीं होगी, वाटर से ज्यादा ही होनी है। ये याद रखो, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं आपके, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा वाटर से इंक्रीज ही होगी, कभी डिक्रीज ना कहीं आप लिख देना। हमेशा वाटर से इंक्रीज ही आनी है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जितने बॉडी फ्लूइड्स हैं। मिल्क है, सीरम है, यूरिन है, स्लाइवा है, सारों के। तो रीडिंग नोट की 1000 से डिवाइड की और उसको 1 प्लस कर दिया उसके अंदर। रीडिंग आपकी हमेशा 1 पॉइंट समथिंग इस तरह आएगी, 1.005 है जिस तरह, 1.01 है, 1.02 है, इस तरह से आपकी रीडिंग उसमें आनी है। इंटरप्रिटेशन इसकी सिंपल है, जब इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होंगे, कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो रीडिंग उसकी ज्यादा आएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अगर रीडिंग कम आ रही है नॉर्मल से, तो दैट इंडिकेट्स कि कंसेंट्रेशन कम है सोल्यूट्स की। तो अगर आप उसको रिलेट करना चाहो, इसमें ज्यादा अच्छी एग्जांपल जो है वो बैठती है मिल्क की। मिल्क अगर आप टेस्ट करें और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल से कम आए, तो दैट इंडिकेट्स कि मिल्क में पानी शामिल किया गया, एडल्ट्रेशन हुई है, वाटर ऐड किया गया है, डाइल्यूट किया गया है मिल्क को, जिसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिर गई है। ये था बच्चों आज का। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अटेंडेंस बच्चों अपनी आप मार्क करें चैट बॉक्स में। सर ये दोबारा बताइएगा, ये किस तरह पता चलेगा दूध में पानी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर की ना हमने हाइड्रोमीटर से, तो उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि अगर वही सर। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कम है नॉर्मल से, तो दैट मीन्स कि उसमें कोई एडल्ट्रेशन हुई हुई है, नहीं सर, ये अभी पानी आपने ऐड वो किया। बताया है ना सर, वो कंसेप्ट लॉजिक क्या है वो पूछ रहा हूँ कि वो देखो, ज्यादा आ रही है। एक हमारे पास नॉर्मल रेंज होगी मिल्क की, कि मिल्क में इतने सोल्यूट्स आने, इतने सॉलिड्स आने और ये सारा कुछ आना है, ठीक है। उसके साथ एक स्टैंडर्डाइज उसकी मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उन सोल्यूट्स के साथ। जब हम उसमें पानी डाल देंगे, डाइल्यूट हो जाएगा ये दूध, जी। और जी सर। फिर हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करेंगे तो वो नॉर्मल से कम आएगी, क्योंकि उसमें सोल्यूट्स डाइल्यूट हो गए होंगे।
अब पर यूनिट सोल्यूट जो होगा मिल्क के अंदर वो कम होगा, क्योंकि पानी डल गया है, सिंपल पानी डला है। हमने कौन सा पूरा दूध ही में और डाला। लेकिन हमारे माशाल्लाह जो है ना गवाले शवाले, वो अक्लमंद है इस मामले में, बहुत सियाने हैं। वो ऐसा मतलब उसको बैलेंस करते हैं कि जो फील्ड कंडीशन के हमारे टेस्ट हैं वो दूध को इतने आराम से पकड़ नहीं सकते। स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह उसकी बहुत अच्छी एडजस्टेड होती है, जो इनके पास तरीके हैं। तो खैर बात ये थी कि डाइल्यूट होगा जब भी अगर मिल्क, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक हो गया। हाँ भी अटेंडेंस लगा ली है, और अटेंडेंस लगाओ, सजा दो। माशाल्लाह बंदे ही आज इतने से थे, उसमें से भी चार नहीं लगे। लगाओ लगाओ अटेंडेंस लगाओ। चलो भी बच्चों।